साउथ एशिया की सबसे महंगी बिजली पाकिस्तान में है। टू गिव यू अ सेंस, पाकिस्तान का एवरेज रेट 21 सेंट पर किलोवाट आवर है। इंडिया का इसके बरक्स 8 सेंट और बांग्लादेश का 6 सेंट है। इसकी वजह से हमारी इंडस्ट्रियल कम्पिटिटिवनेस कम हो गई है। पिछले एक साल में टेक्सटाइल की एक्सपोर्ट्स 9.3% से गिर गई और तनख्वाहदार तबके की अपनी तनख्वाह का 20 से 25% बिजली के बिल अदा करने में जा रहा है। तो ये सवाल ज़रूर बनता है कि आखिर बिजली इतनी महंगी क्यों है और इसको सस्ता कैसे किया जा सकता है। वेलकम टू पाकिस्तान एंड काउंटिंग। मेरा नाम जुनैद इकबाल है और आज हम एक नई सीरीज़ का आगाज़ कर रहे हैं जिसमें हम पाकिस्तान के पावर सेक्टर को कॉम्प्रिहेंसिवली कवर करेंगे और मिलकर समझेंगे कि मेजर इश्यूज क्या हैं और इनका सलूशन क्या है। तो सबसे पहले ये समझते हैं कि पावर का निज़ाम चलता कैसे है। पावर इकोसिस्टम के 3 मेन हिस्से हैं। सबसे पहला जनरेशन यानी कि बिजली बनती कैसे है, दूसरा ट्रांसमिशन यानी बिजली पावर प्लांट से डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज तक कैसे पहुंचती है, और तीसरा डिस्ट्रीब्यूशन यानी इस्लामाबाद इलेक्ट्रिक या के इलेक्ट्रिक, जिनके जरिए आपके घरों, बाजारों और कारखानों तक बिजली पहुंचती है। तो लेट्स स्टार्ट विद जनरेशन। पाकिस्तान की पावर प्लांट्स की कैपेसिटी 46,000 मेगावाट है। 2015 में हमारी कैपेसिटी सिर्फ 25,000 मेगावाट थी। तब से अब तक कैपेसिटी में 83% का इजाफा हुआ है। ओनरशिप के हिसाब से 46% कैपेसिटी गवर्नमेंट खुद ओन करती है और ये प्लांट्स को वापडा ऑपरेट करता है। 54% जो कैपेसिटी है वो इंडिपेंडेंट पावर प्रोड्यूसर्स यानी IPPs प्रोड्यूस करते हैं। इनमें तकरीबन 17% जो है वो CPEC के प्लांट्स हैं और 37% दूसरे IPPs हैं जिनमें के इलेक्ट्रिक भी शामिल है। अगर हम प्रोविंस वाइज देखें तो तकरीबन 42% कैपेसिटी पंजाब में है, 34% सिंध में, 13.6% KP में, तकरीबन 8.5% बलोचिस्तान में। इसी तरह नॉर्थ और साउथ को ब्रेकअप करें तो 56% कैपेसिटी नॉर्थ में है और 43% साउथ में। जनरेशन में 4 डिफरेंट टाइप्स के पावर प्लांट्स होते हैं। एक तो थर्मल जिसमें ऑयल, गैस और कोल शामिल होता है, हाइडल यानी कि डैम्स, न्यूक्लियर जो आप समझते हैं जिसमें चश्मा और कैनूब शामिल है, और रिन्यूएबल्स यानी कि विंड और सोलर। हमारी कैपेसिटी का अगर हम ब्रेकअप करें तो ओवरऑल हमारा 16% कैपेसिटी कोल प्लांट्स पे मुश्तमिल है, 23% गैस, 10% ऑयल, 13% RLNG, 23% हाइडल, 8% न्यूक्लियर और 6% रिन्यूएबल्स। जनरेशन में 2 की चैलेंजेस हैं। पहला है ओवर कैपेसिटी। हमारी टोटल कैपेसिटी 46,000 मेगावाट की है, जबकि अगर हम अपनी पीक समर डिमांड देखें तो वो 26,000 या ज़्यादा से ज़्यादा 30,000 मेगावाट के करीब है। यानी कि हमारी समर डिमांड के मुकाबले में हमारी कैपेसिटी 1.35 टाइम्स है। और अगर विंटर डिमांड को देखें जो और भी कम होती है, वो 12 से 17,000 मेगावाट की है। इसका मतलब है कि हमारी विंटर डिमांड के मुकाबले में कैपेसिटी 2.7 गुना है, जिसका मतलब है कि 29,000 एक्स्ट्रा मेगावाट्स सिस्टम में लग गए हैं। अब इशू ये है कि चाहे हम इस बिजली को इस्तेमाल करें या नहीं, हमें फिर भी इस कैपेसिटी पर कैपेसिटी पेमेंट्स देनी पड़ती हैं। और दूसरा इशू ये है कि IPPs के जो पावर परचेज एग्रीमेंट्स हैं वो डॉलर्स में होते हैं। नाउ वैसे तो ये बहुत नॉर्मल प्रैक्टिस है क्योंकि पावर इक्विपमेंट इंपोर्ट होता है, इन्वेस्टर्स अक्सर फॉरेन होते हैं और प्लांट को लगाने के लिए जो कर्ज लिया जाता है वो बाहर के इदारों से डॉलर्स में लिया जाता है। सो दिस इज़ अ वेरी नॉर्मल प्रैक्टिस। पर इशू ये है कि 2018 में डॉलर का रेट 109 रुपये का था, जो 2023 में बढ़ के 306 रुपये तक चला गया था और आजकल 280 रुपये के करीब है, यानी 200% का इजाफा। तो गिरते हुए रुपए के साथ साथ बिजली भी महंगी होती जाती है। अब आते हैं ट्रांसमिशन की तरफ। पाकिस्तान में 2 मेन ट्रांसमिशन सिस्टम्स हैं। एक नेशनल ग्रिड जो NTDC ऑपरेट करता है और दूसरी कराची इलेक्ट्रिक की अपनी ट्रांसमिशन। अब इसमें 2 की चैलेंजेस हैं। पहला, इंफ्रास्ट्रक्चर का एक मैसिव डिज़ाइन मिसमैच है। पहले तो पाकिस्तान की बिजली बनाने की कैपेसिटी 46,000 मेगावाट की है, लेकिन ट्रांसमिशन की मैक्सिमम कैपेसिटी 26,000 मेगावाट है, विच मीन्स कि इट इज़ कम्प्लीटली इनएडिक्वेट। इसके अलावा पावर जनरेशन कैपेसिटी 56% नॉर्थ में और 43% साउथ में है, लेकिन डिमांड जो है कंजम्पशन की वो 77% नॉर्थ में और 23% साउथ में है। एक तरफ हमारे पास एक्सेस जनरेशन कैपेसिटी है और दूसरी तरफ 20 से 30% पाकिस्तान के पास बिजली का एक्सेस ही नहीं है, क्योंकि वहाँ पर जनरेशन इंफ्रास्ट्रक्चर पहुँचता ही नहीं है।
इसके साथ अगर हम जनरेशन का एक और आंसर देखें तो साउथ की जो मार्जिनल कॉस्ट ऑफ जनरेशन है वो 16 रुपए की है और नॉर्थ की जो मार्जिनल कॉस्ट ऑफ जनरेशन है वो 35 रुपए की है। लेकिन क्योंकि ट्रांसमिशन इंफ्रास्ट्रक्चर इनएडिक्वेट है, साउथ में बनने वाली सस्ती बिजली पूरी तरह नॉर्थ पहुंच ही नहीं पा रही। पर्टिकुलरली जो रीसेंट टाइम्स में थर कोल से चलने वाले प्लांट्स या न्यूक्लियर प्लांट साउथ में लगाए गए हैं, उनकी पूरी बिजली ग्रिड में पहुंच ही नहीं पा रही। सो इट इज़ क्लियर कि ट्रांसमिशन इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत पोरली डिजाइंड है और इनएडिक्वेट है। और सेकेंडली जो ट्रांसमिशन इंफ्रास्ट्रक्चर है भी वो पुराना और इनएफिशिएंट है। 2.5% बिजली तो वैसे ही ट्रांसमिशन में ज़ाया हो जाती है। अब आते हैं डिस्ट्रीब्यूशन की तरफ। पाकिस्तान में टोटल 10 डिस्कोज हैं, यानी कि डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज, जिनमें से एक प्राइवेट है के इलेक्ट्रिक, और इसके अलावा बाकी 9 जो हैं जिनमें पेशावर इलेक्ट्रिक, इस्लामाबाद इलेक्ट्रिक, लाहौर इलेक्ट्रिक शामिल हैं, ये तमाम गवर्नमेंट ओन्ड हैं। पाकिस्तान में टोटल 3 करोड़ 80 लाख बिजली के सारिफ हैं। अगर कंज्यूमर्स के हिसाब से देखें तो मुल्तान इलेक्ट्रिक सबसे बड़ी डिस्ट्रीब्यूशन है जिसमें तकरीबन 80 लाख कस्टमर्स हैं, और सबसे छोटी अगेन सेप्को है। डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर का सबसे बड़ा चैलेंज उसके ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन लॉसेस हैं। तारें पुरानी होने की वजह से कुछ बिजली ट्रांसमिशन लॉस का शिकार हो जाती है, बाकी कुछ हद तक बिजली चोरी हो जाती है और काफ़ी बिजली के बिल अदा नहीं होते। हमारा सिस्टम वाइड लॉस 16.3% है, जो कि 509 अरब रुपए बनता है, जिसकी वजह से आपके बिल में 5 रुपए पर यूनिट एक्स्ट्रा लग कर आते हैं। सबसे कम लॉसेस इस्लामाबाद इलेक्ट्रिक के हैं जो कि 8% पर हैं, और परसेंटेज वाइज सबसे ज़्यादा लॉसेस पेशावर इलेक्ट्रिक के हैं एट 37%। बिल रिकवरी के हिसाब से देखें तो सिर्फ इस्लामाबाद इलेक्ट्रिक और गुजरांवाला इलेक्ट्रिक की 100% रिकवरी होती है। कोयटा इलेक्ट्रिक का रिकवरी रेट 37% है। क्योंकि मुल्क में हर स्लैब का एक ही रेट होता है, जो चोरी नहीं भी करता उसको भी TND लॉसेस का नुकसान भरना पड़ता है। अब इकोसिस्टम हमने समझ लिया। एक तरफ कैपेसिटी 46,000 मेगावाट की है और दूसरी तरफ डिमांड 26,000 मेगावाट की है। तो डिसाइड कैसे होता है कि कौन से पावर प्लांट्स को ऑन किया जाएगा? ये इकोनॉमिक मेरिट ऑडिट के तहत तय किया जाता है, जिसको नेशनल पावर कंट्रोल सेंटर सेट करता है। इसका मकसद ये होता है कि सस्ती तरीन बिजली सिस्टम में फराहम की जाए। जनरेशन कॉस्ट के हिसाब से हम देखें तो न्यूक्लियर, हाइडल और रिन्यूएबल सबसे सस्ते होते हैं, फॉलोड बाय लोकल गैस, उससे महंगा कोल, फिर इंपोर्टेड गैस और फिर ऑयल। मेरिट ऑर्डर के तहत जो एक्चुअल जनरेशन होती है उसको जनरेशन मिक्स कहा जाता है। मिसाल के तौर पे 2021 की गर्मियों में हमने 29% बिजली हाइडल के जरिए, 35% गैस, 4% न्यूक्लियर, 12% कोल और 6% रिन्यूएबल और 14% ऑयल के जरिए बनाई। इसके बरक्स अगर हम समर 24 का जनरेशन मिक्स देखें तो उसमें 36% हाइडल, 28% गैस, 13% न्यूक्लियर, 18% कोल, 4% रिन्यूएबल और 1% ऑयल का एनर्जी मिक्स था। सो जनरेशन मिक्स बदलता रहता है। इसमें एक सीजनल फैक्टर होता है। समर में मिसाल के तौर पे हाइडल की अवेलेबिलिटी ज़्यादा होती है, कुछ हमारी कॉन्ट्रैक्चुअल ऑब्लिगेशंस होती हैं। एग्जांपल हमारे लॉन्ग टर्म RLNG कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, जिसकी वजह से हमें कुछ हद तक जो महंगे गैस के प्लांट्स हैं उनको चलाना पड़ता है, क्योंकि हमने ऑलरेडी जो फ्यूल सप्लाई है वो कमिट की हुई होती है। या जैसे हमने पहले डिस्कस किया था कि सस्ते प्लांट्स होने के बावजूद ट्रांसमिशन इंफ्रास्ट्रक्चर पूरा ना होने की वजह से हमें फिर भी महंगे प्लांट चलाने पड़ जाते हैं। तो डिस्पाइट द फैक्ट कि हमने ओवर टाइम अपने जनरेशन मिक्स को थोड़ा इम्प्रूव किया है, कई फैक्टर्स की वजह से आज भी ये काफ़ी हद तक इनएफिशिएंट है। 2 और क्रूशियल एलिमेंट्स हैं। पहला, सिंगल बायर मॉडल। जितनी भी बिजली मुल्क में बनती है वापडा के प्लांट्स, सीपेक के प्लांट्स या दूसरे IPPs के तहत, वो हुकूमत खुद खरीदती है। चैलेंज ये आ रहा है कि हुकूमत फैसला कर रही है कि कब, कौन, कितनी पावर जनरेशन कैपेसिटी लगाता है, और गवर्नमेंट उस पर प्राइस भी उनको गारंटी कर रही है। बजाय फ्री मार्केट्स पर रिलायंस हो, जिसमें मार्केट फोर्सेस खुद डिमांड और सप्लाई को स्टडी करके बेस्ट स्ट्रैटेजी बनाए, हुकूमत हर फैसला खुद कर रही है, जिसका रिजल्ट आपके सामने है। एंड ऑन द अदर एंड, के इलेक्ट्रिक के अलावा हुकूमत एक सिंगल सेलर मॉडल ऑपरेट कर रही है, जिसमें कोई भी सारिफ सिर्फ हुकूमत से ही बिजली खरीद सकता है। इसके चैलेंजेस भी आपके सामने हैं। TND लॉसेस आसमान से बातें कर रहे हैं, कस्टमर सर्विस बुरी है और बिजली महंगी भी है और अनरिलायबल भी। आप उस वक्त का सोचें जिस वक्त हुकूमत टेलीकॉम की सिंगल सेलर थी और सिर्फ एक PTCL था, लोगों को कनेक्शन लगवाने में भी 5 साल लग जाते थे। इसके बरक्स जब टेलीकॉम डीरेगुलेट हो गया तो मार्केट में कंपटीशन आया और आज पाकिस्तान में सस्ती तरीन टेलीकॉम सर्विसेज मुयस्सर हैं। पावर का इकोसिस्टम हमने डिस्कस कर लिया। अब आपके जहन में एक ही सवाल आ रहा होगा कि आखिर बिजली इतनी महंगी कैसे हो गई?
इस सवाल का जवाब हम अगली वीडियो में देंगे। थैंक यू एंड खुदा हाफिज। और जाते हुए एक सवाल, आपकी नज़र में बिजली महंगी होने की सबसे बड़ी वजह क्या है? जनरेशन, ट्रांसमिशन, डिस्ट्रीब्यूशन या कोई और वजह? अपना जवाब कमेंट्स में ज़रूर पोस्ट करें और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें।